नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट काउंटिंग इन। इसमें हम कास्ट सेंसस से रिलेटेड जो अभी डिमांड आ रही है उससे संबंधित आर्टिकल है। वैसे तो इस मुद्दे को हम एक्सप्लेन पेज पे पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार ओवरव्यू लेंगे इस आर्टिकल का। दूसरा आर्टिकल है अ टाइम फॉर डीप रिफॉर्म। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अभी इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, किस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो अभी प्रिवेल कर रहा है और क्या आउटकम अभी निकल सकता है, और कैसे हम हमारी इकोनॉमी को जो स्लो डाउन में अभी चल रही है उसको बूस्ट ला करके या फिर एक पुशअप दे सकते हैं, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। इस आर्टिकल और फिर इसके अलावा हम आर्टिकल जो देखेंगे वो है गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। इस आर्टिकल में रेलवेज को किस तरीके से हम रिफॉर्म ला करके प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को और इंक्रीज कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एमपीज एमएलएज के अगेंस्ट में जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है या फिर जो भी एक्शंस लिए जाने चाहिए उसमें हाई कोर्ट या फिर हम कह सकते हैं हायर जुडिशरी का क्या रोल हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे चाइनाज गाइडिंग एंजाइटी, कि आज चाइना का जो कुछ भी बिहेवियर देखने को मिल रहा है जिसमें इंडिया और चाइना का कॉन्फ्रंट्रेशन और थ्रू आउट वर्ल्ड जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसमें डोमेस्टिक क्या इश्यूज़ हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चाइना थोड़ा सा एंजाइटी में है, चिंता में है, जानेंगे। बाकी ये वाला आर्टिकल आप एक बार खुद से देख लेना, उदय स्कीम, और साथ में अभी रिसेंटली नई स्कीम अभी लॉन्च की गई है जिससे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बोले उनको थोड़ा सा घाटे से बाहर निकाला जा सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। और नीचे वाला ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया कि जहाँ पर एक स्टेट पेट्रियार्क हो जाता है, मतलब कि एक लड़की के बारे में ना सोच करके ज़्यादा जो डोमिनेंस है वो मेल डोमिनेंस हो जाए, और साथ में जो एक नाबालिग लड़कियां जो होती हैं उनके राइट्स की जब बात आती है तो उस टाइम पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट ना करने की बजाय फैमिली के प्राइड की ज़्यादा बात की जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है, एक दो पॉइंट है काम के, देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। रेलवेज में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि और अच्छे से परफॉर्म करें हमारा रेलवे डिपार्टमेंट। ये आर्टिकल लिखा गया है सरबजीत अर्जन सिंह के द्वारा। देखो, 1 जुलाई 2020 की बात है जब इंडियन रेलवे ने एक फॉर्मल प्रोसेस शुरू किया जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए पार्टीज़ को इनवाइट किया, जिसमें ये था कि वो आए, बिड लगे, मतलब एक तरीके से बोलियां लगे, और फिर जो भी फाइनली जो भी बिड को जीतेगा वो फिर बाद में ऑपरेट करना शुरू करेगा। तो आंसर तो ये है इसका कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक ये कदम था, ठीक है, रेलवेज़ का, पिछले साल की बात है। पर रिजल्ट क्या निकल के आता है कि अभी जब बिडिंग प्रोसेस शुरू होता है तो लार्ज पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड था कि बहुत प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे और वहाँ पर बोलियां लगनी शुरू होगी। तो बोला निकल के ये आया कि 9 ऐसे क्लस्टर्स थे, वहाँ पर तो कोई बोली ही नहीं लगी। ठीक है, केवल 3 बचे हुए 3 क्लस्टर्स थे, उन पर केवल 2 बोलियां लगाने वाले आए। तो आप देखो कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी थी कि प्राइवेट सेक्टर के लोग अट्रैक्टेड फील करेंगे, पर वहाँ पर आप देखो ओवरऑल कितने, 9 और 3 12, 12 में से ओनली 3 क्लस्टर्स, मतलब 3 ऐसे एरियाज जिनमें रेलवे ऑपरेशंस को कंडक्ट करना था, उनको ऑपरेशन में भी कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम वहाँ पर करने को मौका मिल रहा था प्राइवेट सेक्टर को, पर हाँ कि बिडिंग का एक्सपेक्टेशन पूरा का पूरा फेल हो गया। ठीक है, इंडियन रेलवेज की अब ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ पर ये दो बिडिंग्स आई ना 3 क्लस्टर्स के लिए, बोला इनमें से एक तो आईआरसीटीसी जो कि इंडियन रेलवे की ही एक कंपनी है। तो आप एक बताओ, ये तो गवर्नमेंट का ही आ गया ना, इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट ही कर रही है, और या फिर गवर्नमेंट ही वहाँ पर बिडिंग कर रही है और गवर्नमेंट ही वहाँ पर अपनी तरफ से ऑपरेशंस को किसी को हैंड ओवर करना चाह रही है। तो बोला इस तरीके से पूरा सिस्टम फेल होता गया। तो इसके पीछे हमें कुछ कारण जानने होंगे क्यों ये आपकी एक्सपेक्टेशन फेल हो चुकी है। इसमें क्या है कि इंडियन रेलवे का क्या इंटरेस्ट है और कंसेशनर्स का मतलब हो गया कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए या काम करने के लिए, तो उनके क्या फ़ायदे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इंडियन रेलवेज के लिए, इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चाहिए। अब आपको पता है इंडियन रेलवे क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। अब पीएसयू का हाल आपको पता ही है कि क्यों हमने 1991 में एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, क्योंकि उस टाइम पर जो पीएसयूज़ की जो दादागिरी चल रही थी या डोमिनेंस थी, उसके चलते इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं था और केवल सरकारी बंदे बैठ करके और फिर बाद में टाइम पे टाइम पास करते रहे। और उसका रिजल्ट क्या निकला, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस,
लेथार्जी हो गई, लाइसेंस राज में केवल वही लोग काम कर पा रहे थे जिनके पास में पैसा अच्छा खासा था, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, और पीएसयूज के अंदर जिन्होंने जॉब ले ली वो फिर बाद में उनको कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बैठे बैठे उनकी सैलरी, उनकी पेंशन आनी शुरू हो गई। रिजल्ट क्या रहा? इकोनॉमी बिल्कुल क्राइसिस में चली गई। तो सेम चीज़ आप रेलवेज पे अप्लाई कर सकते हो कि इनके पास में ना तो अभी कैपिटल है और ना आप इनके पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। तो दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो सकती है? जब आप प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए अट्रैक्ट करो। देखो, इंडियन रेलवेज को अपनी तरफ से कुछ ऐसे एफिशिएंट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करे। ठीक है, इसके लिए देखो, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या है उस पर काम करने की ज़रूरत है, और दूसरी इसके अलावा कि जो आउटकम आप चाहते हो ना, उन आउटकम को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करो। एक तो कि इंडियन रेलवेज के अंदर किस तरीके की मशीनरी है, क्या उनमें हायरार्की है, किस तरीके से काम होता है, एक तो वो क्लियर हो। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट के आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्लियर पॉलिसीज तो लेकर के आओ। अब ये बातें तो हमने कर ली, पर इसमें कुछ ऐसे रिस्क हैं या कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर इंटरेस्ट ना दिखाना, इसके पीछे कुछ कारण हैं, और उन कारणों में से सबसे पहला कारण है लंपीनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम आया। आप देखो कि एक सिंगल पैसेंजर को कैरी करने के लिए भी आपको ट्रेन की ज़रूरत है, और ज़्यादा के लिए भी आपको एक ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या यहाँ पर प्रॉपर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है? वजह क्या है कि रेलवेज को इस टाइम पे हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस है ना, वो चैलेंज कर रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये कि रेलवेज की तरफ प्राइवेट सेक्टर क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहा। क्योंकि आज जहां रेलवेज किसी एक ट्रैवल को कंप्लीट करने में 36 घंटे 30 घंटे लगाते हैं, वहीं पे 2 घंटे के अंदर या 2.25 घंटे के अंदर आप ट्रैवल करके आपका डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो ऐसे में एक पैसेंजर के लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगाने के बाद में एयरलाइन एक अट्रैक्टेड पार्ट बन जाता है। तो ऐसे में रेलवेज की तरफ अट्रैक्शन कम होता है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट में कमी आना, इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक रेगुलेटर की कमी आती रहती है। कमी कैसे? कि मान लो इंडियन रेलवेज है, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से कोई कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोई रेगुलेटर वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो एक रेगुलेटर प्रॉपर स्टैब्लिश हो तब जा करके काम होगा। इसके लिए देखो, एक इंडिपेंडेंट आप कह सकते हो इंजीनियर्स जो हैं, उनके लिए उनका भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट मैनर में इंजीनियर्स काम नहीं करेंगे तो कैसे वो कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, और कैसे इनके बीच में जो डिस्प्यूट है, किसके, प्राइवेट कंपनीज के और रेलवेज के बीच में, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ अगर आप इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत भी कंफर्ट जोन नहीं प्रोवाइड करोगे और उसमें सारी वल्नरेबिलिटी इन्वेस्टर के लिए ही रह जाएगी कि हाँ जी डूबेगा पैसा वो आपका, और आपके इसके बदले में एक बार डूब गया तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर ऐसा कुछ केस हो तो क्यों अट्रैक्टेड फील करेंगे? ठीक है ना? तो इस तरीके से करंट मॉडल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तब जा करके ये अट्रैक्टेड फील करेंगे। एक नया मॉडल आना चाहिए जिसके तहत नई स्ट्रेटजी बने, और तब जा करके आप प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाओगे। इसके अलावा अब सेंट्रल इश्यूज क्या हैं इंडियन रेलवेज के लिए? तो इसमें देखो 3 ऐसे इंटरेस्ट हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि इंडिया जो है वो इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर ले जिससे कि जो भी आप कह सकते हो ना, जो ये रेल के डिब्बे होते हैं, रोलिंग स्टॉक। अब रोलिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया? रेल के डिब्बे, बोगीज जिनको बोलते हैं, और लोकोमोटिव का मतलब आप जानते हो इंजन। तो इंजन और डिब्बों की जो क्वालिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे यहाँ की लोकल हो। साथ में मैन्युफैक्चरिंग उनकी होनी चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिस पे, स्टेट ऑफ आर्ट के बेसिस पे। तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? प्राइवेट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? तो प्राइवेटाइजेशन ही एक ऑप्शन यहाँ पर, या प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन तो मैं ज़्यादा बोल गया, खैर प्राइवेट सेक्टर का रोल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता ही है कि वहाँ पर इनोवेशन और जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इनका रोल अपने आप में एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो लंपीनेस है ना इन्वेस्टमेंट की, कि हाँ ट्रेन के जो सेट हैं या फिर जो रोलिंग स्टॉक है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए आप अट्रैक्शन वाले पैकेजेस तैयार करो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि
इस अट्रैक्शन के लिए आप ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करोगे तो वो नई टेक्नोलॉजीज आपको प्रोवाइड करेंगे। अब नई टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लेवल की भी अवेलेबल हो और डोमेस्टिकली भी अगर प्राइवेट सेक्टर को अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो एक्सप्लोर करेंगे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को। तो पॉइंट यहाँ पर एक तो क्या आ जाता है कि ये जो कंसेशन पीरियड आप फिक्स कर रहे हो 35 साल का, इसको एक तो रिड्यूस करो 10 से 15 साल का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितने सालों तक मुझे बाउंड करके रखेगा। तो 35 साल का अगर बाउंडेशन हो रहा है तो उस चीज़ से वो अट्रैक्टेड फील नहीं होते। तो सबसे पहला तो आप ये कंसेशन पीरियड रिड्यूस करो और इसको 35 साल की बजाय 10 से 15 साल का बनाओ। दूसरा जो मुद्दा है दैट इज रोलिंग स्टॉक कंपनी। आप एक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश करो जो कि रोलिंग स्टॉक्स को मेंटेन करे। दैट मीन्स कि आपके जो इंजन है, डब्बे हैं, जो भी है ना ट्रेन के, इन सब को प्रॉपरली मैनेज करने की व्यवस्था करे। उसके लिए एक कंपनी आप स्टैब्लिश करो, जिससे क्या हो जाएगा कि आज जो आप लीज कर रहे हो ना ट्रेन सेट्स को, कि ट्रेन को आप लीज पे दे रहे हो किसी भी प्राइवेट कंपनी को, उसके बजाय अगर आप एक विंडो ऐसी क्रिएट कर दो जिससे कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके और प्राइवेट सेक्टर अगर इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ पर खुद से अपने खुद के लोकोमोटिव और जो रोलिंग स्टॉक का मतलब हो गया ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, पूरी ट्रेन की बात आ गई, तो बोला वो रोलिंग स्टॉक जो है वो खुद से यहीं पे डेवलप कर ले, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाए। दूसरा, इंडियन फर्म के साथ में मान लो कोई विदेशी कंपनी साथ में कोलैबोरेशन में आकर के फिर बाद में काम करना चाहे तो वहां से क्या होगा, कोलैबोरेशन बेसिस पे काम हो सकता है। और तीसरा कि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होता है नई टेक्नोलॉजी का मतलब। नई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ में टेक्नोलॉजी का इंडक्शन इंडियन रेलवे के अंदर भी करो, जिससे कि टेक्निकल नो हाउ का पता पड़े कि ये बना कैसे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आप कर पाओगे। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहां पर हमारे खुद के नई टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो रोलिंग स्टॉक प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो उसका आउटकम ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा। इसी चीज़ को देख करके, ज़्यादा भी नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग को देख करके ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिकली। तो एक ही ये तरीका है। फिर इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी का लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पर केवल मैन्युफैक्चरिंग करवा दो। ऐसे तो फिर बाद में मान लो जापान की कोई कंपनी आई और उसने यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया और वो खुद की कंपनी लगा रही है, खुद ही प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लिया। क्योंकि जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात आती है या मल्टीनेशनल कंपनीज की बात आती है ना, एमएनसीज के प्लस पॉइंट की कि फ़ायदा क्या होता है, तो उसमें एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उनके पास में जो टेक्निकल नो हाउ है वो आपको यहाँ पर पता पड़ती है। इंडिया में आज देखो कितने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो चल रहे हैं, गाड़ियों की अलग अलग ब्रांड देखो। नहीं, एक टाइम था 1991 से एम्बेसडर, फिएट, या फिर आप देख सकते हो ये मारुति की 800 का जो एकदम ओल्डेस्ट बेसिक मॉडल था वो चलता था। और आज देखो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या इंटरनेशनल जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की रोड पे जो कारें चलती हैं वो इंडिया में चलना शुरू हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी का मतलब यही नहीं है कि आप केवल प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का ही काम हो, आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी करवाओ। पर इसके लिए हमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री के लिए आप ओपन अप करो और उनका प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है ना वो वैल्यू चेन के अंदर आना चाहिए, तब जा करके वो काम कर पाएंगे, तब जा करके वो और अट्रैक्ट। अभी क्या है, केवल आपने ये कह दिया कि हाँ जी आप यहाँ पर ट्रेन को ऑपरेट करो, ठीक है, और ऑपरेशन के अंदर भी क्या करना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटीज़ है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेंगे। तो 2-4 चीज़ों के लिए आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, तो बोला उन चीज़ों में कोई भी अट्रैक्टेड फील नहीं करेगा। और साथ में इंडियन इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है तो प्राइवेट सेक्टर का तो पुश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि गवर्नमेंट सेक्टर का अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 100 जॉब्स इंडिया में क्रिएट होती है ना तो उनमें 14 जॉब्स ही केवल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, रिमेनिंग 86 तो प्राइवेट सेक्टर में है। और 14 जॉब्स में भी आप देखोगे 5 जॉब्स तो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और रिमेनिंग जो 9 जॉब्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब आप देख लो कि क्या लेवल है गवर्नमेंट जॉब्स का। अब देखो इसमें बात यह आ जाती है कि लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स हमें करने की ज़रूरत है। आप दिमाग लंबा सोचो कि आप कहाँ तक कंट्री को ले जाना चाहते हो, ऐसा विजन क्रिएट करो और उसी के बेसिस पे आप प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आओ, किसमें, रोलिंग स्टॉक में, जिससे कि वो सप्लायर के तौर पे काम कर सकें, ठीक है। इसमें ग्लोबल प्लेयर्स को भी लाया जा सकता है जो कि जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश कर ले इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर के, तो वो भी एक अच्छी बात है।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अगर बात करें, ये मैं बता चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, केवल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित नहीं है, इसमें क्रिटिकल एलिमेंट्स का भी पूरा अच्छे से पता हो कि हाँ वाकई में इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिज़ाइन तैयार हो, और वहाँ पर अगर कोई अपने लेवल पे काम करना चाहे तो उनको भी इस चीज़ का पता पड़े कि हाँ किस तरीके से हम एफिशिएंट रोलिंग स्टॉक तैयार कर सकते हैं और रेलवेज को बेटर कंडीशन में ले जाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए देखो बहुत पैसे की ज़रूरत है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और नेशनल लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत है कि वो पार्टिसिपेट करें। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि चाइना में जब हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वहाँ पर अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, बोले 25 नेशनल फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व थी उसमें रिसर्च में, 11 फर्स्ट क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, 51 नेशनल लेवल लेबोरेटरीज डेवलप थी। तो बोला इसी तरीके के मॉडल को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आप देखो कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है कि इंजीनियर्स का जो थ्रूपुट है, जो आउटपुट है वो तो अच्छा खासा है, पर वो इंजीनियर्स की जो क्वालिटी है वो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड के हिसाब से नहीं है। तो एजुकेशन को और इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ की डिमांड को पूरा करने के लिए अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी तो उससे बढ़िया और क्या होगा, जॉब्स क्रिएट हो पाएंगी और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। तो पॉइंट क्या रहता है कि अब अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहते हो ना, तो आपको रिस्क जो है ना वो रिड्यूस करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए। साथ में ये जो कंसेशन पीरियड है उसको 15 साल से कम लेकर क्या हो, ये हमने देखा। एक रेगुलेटर स्टैब्लिश करो, ये भी हमने देखा। और जो भी चार्जेस आप लगाते हो कि हाँ जी ट्रैक्स पे अगर प्राइवेट ट्रेन अगर दौड़ती है तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस और ये प्राइवेट सेक्टर वाली ट्रेन प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा, तो उसको आप रिड्यूस करो, कम करो। ठीक है, तब जाकर के ये जो इनिशिएटिव है ना वो आपको सक्सेसफुली आपके जो लॉन्ग टर्म विजन है ना उसको इंश्योर कर पाएगा, नहीं तो फिर बातें बातें रह जाएंगी। और राइटर कौन है ये देख लो, फॉर्मर जनरल मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनाज गाइडिंग एंजाइटीज। क्यों अभी चाइना में ये आर्टिकल लिखा है केविन रड के द्वारा। देखो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भी रिसेंटली 21 जुलाई की बात है, हमने भी रिपोर्ट देखी थी कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नियर बाय लोकेटेड एक सिटी जिसका नाम है नित्सिंग, यहाँ पे मैं देखता हूँ निंगची, सॉरी हाँ निंगची, यहाँ पर आते हैं और विजिट करते हैं। और ये पहली विजिट थी चाइनीज़ प्रीमियर के द्वारा, कब, 1990 के बाद में पहली। अब आप देख सकते हो 1990 के टाइम प्रेसिडेंट थे जियांग जेमिन, तो वो आए थे यहाँ पर। उसके बाद में ये पहले प्रेसिडेंट है जो कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल क्लोजेस्ट एरिया में आकर के विजिट करके गए हैं चाइना के प्रेसिडेंट। और यहाँ से फिर अभी एक नई वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई है, उसी रेलवे लाइन के थ्रू ट्रेन से उन्होंने अपना ट्रैवल किया निंगची से कहाँ पर, ल्हासा तक। ये एक अपने आप में एक सिग्नल था कि चाइना हिमालयाज़ को लेकर के बड़ा सीरियस है, और इंडिया के साथ में जो हिमालयाज़ वाले रीजन में, हिमालयन रीजन के अंदर डिस्प्यूट है, बोलो उसको अपनी तरफ से और ज़्यादा ग्रैब करना चाह रहा है, और ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा है, या कह सकते हो कि वहाँ पर चाइना अपनी सीरियसनेस यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप देखो कि पिछले साल की बात है जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में हमारे यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, एक तरफ तो हमारे एस जयशंकर जी और दूसरी तरफ चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वेंग ही, इनकी जो मीटिंग है वो मिड जुलाई में होती है, पूरे लगभग एक साल के बाद में। ठीक है, और दूसरी ट्रूप लेवल पे आपको पता ही है, मिलिट्री लेवल पे, कमांडर लेवल पे एंगेजमेंट्स कंटिन्यू रहती है, पर फिर भी अभी तक एक प्रॉपर आउटकम नहीं निकल रहा है कि जहां पर चाइना ने अपने मिलिट्री को विड्रॉ कर लिया हो। देखो इसके पीछे सवाल है कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है चाइना, क्या मिल रहा है चाइना को, क्या इंटेंशंस है। तो इसके पीछे चाइना की जो सिचुएशन है वो थोड़ी हमें समझनी पड़ेगी। अब देखो चाइना के लिए जो चिंता की बात है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या कि इस टाइम पे चाइना की सबसे दुश्मनी चल रही है, चाहे रीजनल बेसिस पे देखो चाहे ग्लोबल बेसिस पे देखो, हर जगह पे चाइना के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो ऐसे में चाइना पर दबाव क्या है डोमेस्टिकली कि अगर चाइना को अपनी रेपुटेशन कंटिन्यू बनाए रखनी है तो इंडिया जैसे कंट्रीज के साथ में अगर दो दो हाथ भी करने पड़े तो ऐसी सिचुएशन को वो अवॉइड नहीं करेगा। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को देखो, सिक्योरिटी पॉलिसी को देखो, इन सारी चीज़ों के अंदर शी जिनपिंग इन सारी चीज़ों को लेकर के डोमेस्टिक एंजाइटीज से ग्रसित है, बहुत ज़्यादा चिंता में आ रहा है। कैसे कि अब देखो एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात करें, शी जिनपिंग चाहते हैं कि कैसे भी करके काम स्टेबल बॉर्डर हो, तब जा करके वो अपनी और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। पर ऐसी सिचुएशन बन नहीं पा रही है क्योंकि इंडिया ने तो क्या कर रखा है अपनी तरफ से, क्वेड जैसे ग्रुप के अंदर अपने पूरे पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर रखा है। और क्वेड जो है उसका टारगेट क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना
और उस बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 4 कंट्रीज कंटेन करना चाहते हैं, किसको? चाइना को। और ये चीज़ चाइना बार बार कहता रहता है, बोले कि ये चाइना को कंटेन करने का तरीका और कुछ ही नहीं है। तो इसके लिए आप देखो कि सबसे बड़ी चिंता की बात, अभी एक पॉइंट के हिसाब से देखिए, क्वाड वाला तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। इसके अलावा चाइना के लिए और क्या चिंता की बात है? साउथ चाइना सी की, साउथ एशिया की बात करो चाहे सेंट्रल एशिया की बात करो, चाइना के सामने चैलेंजेस कम नहीं हो रहे, क्योंकि जैसे ही यूएसए ने विड्रॉ किया, अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, और तालिबान का अगर रूल आता है तो देखो जी, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, वहां पर चिंता के बादल मंडराने शुरू भी हो चुके हैं, जिसकी एक रिपोर्ट हमने देखी भी थी। ध्यान हो अगर आप न्यूज़ वाला सेक्शन फॉलो कर रहे हो, कि वहां पर टेररिस्ट अटैक होता है एक बस के ऊपर और लगभग 9 चाइनीज नेशनल्स की डेथ हो जाती है, जो कि वहां पर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे थे एक हाइड्रो पावर डैम के ऊपर, ठीक है। और वो हाइड्रो पावर डैम जो है वो किसका पार्ट था? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना इस चीज़ को लेकर के लिए बिल्कुल चिंता में है कि इस तरीके से अगर तालिबान ग्रैब करता जाएगा पोजीशन को, तो ये तो एक तरीके से चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्म करने वाली बात हो गई। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है यहाँ पर कि अभी आप देखो कि लगातार अगर तालिबान राइज होता है, ठीक है, और तालिबान जिस नॉर्दर्न अफगानिस्तान में अपनी पकड़ ऑलरेडी बना चुका है, उस रीजन से कनेक्शन आता है चाइना के शिनजियांग प्रोविंस का, और वहां पर उइगुर मुस्लिम्स हैं। तो चाइना वैसे बातचीत तो कर रहा है तालिबान से कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर टेररिज्म जो भी चाइना में फैलाने वाले ग्रुप्स हैं उनके साथ में कोलैबोरेट नहीं करोगे या उनको बूस्ट नहीं करोगे। तो तालिबान ने बोलने को तो बोल दिया कि हम बिल्कुल भी एंगेज नहीं करेंगे उनके साथ में, पर क्या तालिबान विश्वसनीय है? क्या रिलायबल इंस्टीट्यूशन है तालिबान? कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि बीजिंग की जो अब लगातार जो एक कंसर्न चल रहा है वो क्या है? एथनिक सेपरेटिज्म। ये मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से अभी भी कितनी चिंता में अभी फंसा पड़ा है। अब रही सही में आप देखो, शिनजियांग वाला पॉइंट बता दिया। अब आ जाओ आप यहाँ पे कि अभी जो ल्हासा में जो विजिट हुई, ठीक है, मिड जुलाई के टाइम पे शी जिनपिंग की, उस चीज़ में आप देखो कि कितनी ज़्यादा क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दलाई लामा को पहली बार ओपनली बर्थडे विश किया है। अब दलाई लामा कौन है? तिब्बतन बुद्धिस्ट गुरु, और वो यहाँ से वहाँ से माइग्रेट करके अभी धर्मशाला से अपनी सरकार चला रहे हैं एक तरीके से। तो ऐसे में हमारे प्राइम मिनिस्टर की कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है तिब्बतन रिबेलियंस के साथ में। तो इसी चीज़ को कंटेन करने के लिए शी जिनपिंग का विजिट हुआ कहाँ पर? तिब्बत में। तो ये एक एंजाइटी और आ रही है कि कहीं पर अगर बुद्धिस्ट रिबेलियंस खड़े हो जाएंगे तो चाइना के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ओवरऑल एंजाइटी की बात करें तो यूएसए हर तरीके से चाइना को कंटेन करने में लगा हुआ है। जो आप जानते ही हो कि क्वाड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अलायंस निकल के आ रहा है। अब चाहे वो साउथ चाइना सी की बात करो, ईस्ट चाइना सी की बात करो, ताइवान स्ट्रेट की बात करो। अब ताइवान के साथ में भी अगर चाइना के कुछ डिस्प्यूट चलते हैं तो उसमें यूएसए एकदम ओपनली आता है, ठीक है। क्वाड का जो आइडिया था वो देखो सबसे पहले 2007 में शिंजो अबे, जापान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था कि क्यों ना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान साथ यूएसए के साथ मिलकर के आगे बढ़े। क्योंकि 2004 में जो इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी, ठीक है, दिसंबर 2004 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर जो सुनामी आई थी, उस सुनामी का रिजल्ट ये रहा था कि चारों कंट्रीज ने मिलकर के उस डिजास्टर को कंटेन किया था। तो बोलो वो चीज़ अगर कंटिन्यू करें इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, तो बोला एक बहुत ही अच्छा ग्रुप बन सकता है। पर होता क्या है, उसके शिंजो अबे के बाद में अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ना, वही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जापान के, और उन्होंने इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बोले कि ठीक है, अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे। और रही सही में इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी भी इस चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं थे। वो ये चाह रहे थे कि चाइना के साथ में एंगेजमेंट को हम क्यों बिगाड़े। यूएसए में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने भी ज़्यादा सीरियसनेस इसलिए नहीं दिखाई कि चाइना के साथ में उस टाइम पे यूएसए के रिलेशंस अच्छे खासे थे, इतने कोई बिगड़े हुए नहीं थे। और जापान जो था वो इकलौता एक कंट्री था जो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहा था। पर जापान के अंदर याशोई फुकुदा, ठीक है, याशोई फुकुदा जो कि अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो क्वाड उस टाइम पे एक बार खत्म। पर अभी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर क्वाड अपने आप में रेलेवेंट बन गया और इंडिया भी इस चीज़ में बिल्कुल बैकफिट पे नहीं है। और सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि चाइना इन सारे चारों के चारों कंट्रीज को चैलेंज करने के लिए बिल्कुल मुखर है। क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया ये देखता था कि भाई मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हार्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक एंगेजमेंट बहुत शानदार है, अभी भी कम नहीं है। पर उस टाइम पर केवल इकोनॉमी को ध्यान में रखा था। पर धीरे धीरे पता पड़ा ना कि चाइना जो है वो डेट ट्रैप पॉलिसी अपना रहा है कि उधार देकर के फिर बाद में देशों को परेशान कर रहा है।
तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भी अलर्ट हो गया और अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बजाय अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर करना चाहता है कि हम हमारे हिसाब से हमारे डिसीजन ले, पैसे के चक्कर में कहीं हम किसी का गुलाम ना बन जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ये डिसाइड कर लिया। यूएसए को चाइना अब लगातार चैलेंज कर रहा है, तो यूएसए उस तरीके से कॉन्फ्रंट कर रहा है लगातार। इसी तरीके से इंडिया के साथ में चाइना लगातार अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने में फेल हो रहा है। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाए तो हो सकता है कि दोनों एशियन इकोनॉमीज, जाइंट इकोनॉमीज कोलैबोरेट करके और आगे बढ़ सके। और जापान के साथ में आपको पता ही है, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे क्या सिचुएशन रही थी, जापान ने किस तरीके से चाइना के लोगों के साथ में अत्याचार किया था, एट्रोसिटीज की थी, उसके बदले में चाइना अभी जापान के साथ में कोई एंगेजमेंट नहीं रखना चाहता। तो चारों कंट्रीज के साथ में अभी सिचुएशन क्या है कि कोई भी चाइना के साथ में कंटिन्यूटी नहीं रखना चाहता है। चाइना को साफ साफ ये क्लियर करना चाहते हैं कि भाई अपने जो भी इरादे हैं उनको आप पहले कंट्रोल करो, फिर उसके बाद में हम आपके साथ में एंगेजमेंट कंटिन्यू करेंगे। अब चाइना पे क्या दबाव बन रहा है कि वॉल्फ वॉरियर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, चाइना अपने जो मिलिट्री वाले हैं, अब जैसे ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि चाइना की तरफ से पुश किया जा रहा है उनको, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया कि भाई इंडिया में जाओ, एग्रेशन दिखाओ। अब वो एग्रेशन दिखाने के पीछे वजह क्या होती है, इंटरनेशनल इशू है, बॉर्डर इशू है, पर तीसरा जो मुद्दा है वो क्या कि डोमेस्टिकली जो कोई भी ऑपोजिशन की आवाजें उठ रही है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ, उनको दबाने के लिए नेशनलिज्म का मुद्दा हाईलाइट करना कि हम चाइना की टेरिटरी या चाइना की जो डिग्निटी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए हम हर एक हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब बेंजामिन नेतन्याहू, ये किस तरीके से आप देखो पॉलिटिक्स चलती है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है ना, जब कभी भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे पाकिस्तान देखो कितना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है अपने आप में, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, राइट। तो पॉइंट क्या है कि आप अपने देश की जनता को अपने फेवर में लेने के लिए आप क्या करते हो, दूसरे जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको हाईलाइट करते हो और उनके अंदर अपने आप को पावरफुल बताना चाहते हो, जिससे क्या हो कि लोगों का जो नैरेटिव है, माइंडसेट है, वो आपके फेवर में आ जाए और आप जीत जाओ चुनाव के अंदर। सेम चीज़ आप इजराइल में देखो कि जब बेंजामिन नेतन्याहू का मतलब उनकी जो मेजोरिटी थी, उनके सपोर्ट में जो मेजोरिटी, वो सारी की सारी फेल हो गई, वो सब कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं करवा पाए थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनको रिजाइन जब करना था तो उसी टाइम पे उन्होंने हमास के साथ में लड़ाई शुरू कर दी। अभी जो ईद वाला जो मुद्दा था आपने देखा होगा कि किस तरीके से मतलब 200 जनों को ऐसे कैसे मार दिया था, राइट। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा हाईलाइट हुआ था वो हमने पूरा देखा। वो बात अलग है कि फिर भी सरकार गिरी गई, अब नई सरकार चल रही है अभी इजराइल में। तो ये इंटरनेशनल इश्यूज का यूज़ बड़े अच्छे से किया जाता है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर गेन अचीव करने के लिए, ठीक है। अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का भी सेम सिनेरियो है, ज़्यादा कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी इश्यूज को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर असर्ट करने की। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के सामने अच्छे अच्छे देखो घुटने टेकते हैं, क्योंकि जब सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर बाद में आप लड़ोगे किससे, कहाँ आप रूल करोगे, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के चाइना जो है वो एंजाइटी में है। क्वेड की मीटिंग होने वाली है, एंटोनी ब्लिंकन, ठीक है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, वो पार्टिसिपेट करेंगे क्वेड की मीटिंग में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होगी न्यूयॉर्क में, उसी की साइड लाइन में। तो वहाँ पर देखो चाइना के अगेंस्ट में और ज़्यादा हो सकता है हार्डन स्टांस के लिए कंटिन्यू करें चारों के चारों कंट्रीज़, ठीक है। कंपटीशन की अगर बात करो तो सारे के सारे कंट्रीज़ मिलकर के चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ी बहुत भी अगर पीस आती है ना, तो देखो फिर भी दोनों एशियन मेगा इकोनॉमीज आगे प्रोग्रेस कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, पर समस्या क्या है कि चाइना अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। कितनी बातें हो चुकी हैं और हो भी रही है, तो अप टू द मार्क सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ठीक है। बाकी तो देखो यूरोप हो, जापान हो, इंडिया हो, ये इन मुद्दों को, चाइना का जो मुद्दा है इसको लेकर के डिस्कशन करते रहते हैं। बाकी टाइम बताएगा आगे क्या सिचुएशन निकल के आती है। फिलहाल जो है वो हमने देखा कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ टाइम फॉर डीप रिफॉर्म्स। आर्टिकल को लिखने वाले राइटर हैं अमृत्य लाहिड़ी। तो इनके द्वारा ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी का हाल हमें पता है कि 2020-21 में 7.3% से मतलब कॉन्ट्रैक्ट की हमारी इकोनॉमी, ठीक है। 7.30 या 7.3%, राइट, 7.3% से। ये इंडिपेंडेंस के बाद में पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो
कि जहां ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई, वहां पर भी इंडियन इकोनॉमी 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन निकल के आ रही है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली बार इंडियन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, नंबर वन। नंबर टू, जब वर्ल्ड इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी 3.3% से, उसके कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट कर गई, 7.3%। दैट मीन्स दोनों कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ग्रेवर सिचुएशन से पास हो रही है। और अगर हम प्री पैंडेमिक सिचुएशन को अचीव करना चाहते हैं तो 2022 से पहले सपने ही मत देखो, कि 2022 तक आते आते तब जाकर के थोड़ा बहुत यूँ लगेगा कि हाँ इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर सके। अब बात ये है कि हमारे पास में अभी इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो डेटा है ना, वो डेटा है आपका फर्स्ट वेव से पहले, फर्स्ट वेव तक का ही, क्योंकि जब 2020-21 का ये हम डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो अप्रैल से आनी शुरू हुई थी ना सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो सेकेंड वेव का हमने इम्पैक्ट नहीं देखा है, हम केवल यहाँ पर 2020-21 वाले सेशन की ही बात कर रहे हैं। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट हम जो चाहते हैं वो भी डिक्लाइन करती हुई दिखाई दी कोविड की वजह से भी, और रही सही में जो प्री कोविड पीरियड था उस टाइम पर भी इंडियन इकोनॉमी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसको कहे कि हाँ काबिल तारीफ बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आ जाता है पुअर्टी का। देखो बताया जाता है कि 1952 से लेके 1985 तक का जो टाइम था, ठीक है, उस टाइम पर इंडिया के अंदर जितने पुअर्स थे, जितनी पुअर्टी में कमी आई वो आपको मोर और लेस इक्वल देखने को मिलेंगे। मतलब 1952 में जितने गरीब लोग थे उतने ही गरीब 1985 में लगभग बने रहे। फिर बात आ जाती है जब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लिबरलाइजेशन होता है, एलपीजी पॉलिसी होती है, इकोनॉमी में थोड़ी सी प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोशन मिलता है, तब जाकर के 1991-92 से लेकर कंपैरिजन करो आप 2012 से लेकर 2016 तक का, तो आपको पता पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर लगभग 25% तक हमने जो पुअर्टी है, पुअर्टी हेड काउंट इंडेक्स है, उसको रिड्यूस किया। मतलब कि गरीब लोग कितने हैं उनको हमने रिड्यूस किया, मतलब गरीबी से बाहर निकाल दिया। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में लगभग 200 मिलियन लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाल दिया 1992 से 2012 के बीच में। और इसके अलावा अगर हम देखें प्री और पोस्ट लिबरलाइजेशन, मतलब 1991 से पहले और बाद की अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ में बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था, क्योंकि पहले तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मानी जा रही थी, ठीक है, कि यही 2-4% के लगभग इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, ठीक है, जीडीपी वाइज अगर देखें तो। और अगर जैसे ही हमने लिबरलाइजेशन अचीव किया, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, रिजल्ट ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी डबल डिजिट में ग्रो करने लग गई। तो इससे क्या हुआ कि जब जीडीपी अच्छे से ग्रोथ कर रही थी ना इंडिया की इकोनॉमी, तब पुअर्टी को आपने रिड्यूस किया और 200 मिलियन, लगभग 20 करोड़ लोगों को आपने गरीबी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। फिर आप देखो, चाहे SC/ST कम्युनिटी के लोग हो या फिर नॉन SC/ST कम्युनिटी के लोग हो, बोलो उन लोगों के लिए आपको मोर और लेस सेम सा अप्रोच देखने को मिलेगा, और उनके बीच में जो गैप था ना वो भी रिड्यूस हुआ, ठीक है। अपर कास्ट या लोअर कास्ट या फिर जो भी सेक्शंस थे, डाउन ट्रोडन सेक्शंस थे, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ। दूसरा अर्बन रूरल डिवीजन था, वो भी आपको बहुत कम होता हुआ दिखाई दिया। और एक 1991-92 के अंदर जो पिकअप हमने अचीव किया, उसका रिजल्ट ये रहा कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में ग्रुप्स का वेलफेयर होना शुरू हुआ, मतलब कि सोशली अपलिफ्टमेंट और इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होते चले गए। रिजल्ट क्या रहा, पुअर्टी एलिविएशन होता रहा कि नहीं। पर अभी जब से कोविड-19 आउटब्रेक आया है, तब से लेकर हमारे यहाँ पर गरीबी का हाल ये हो चुका है कि लगभग 230 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी के चंगुल में फंस चुके हैं। मतलब 23 करोड़ लोग अभी गरीबी के चंगुल में आ चुके हैं नए, ठीक है। जो आप देख सकते हो कि डेली बेसिस के ऊपर जिन लोगों को, अगर आप गरीबी हटाना चाहते हो ना इंडिया से, तो डेली बेसिस के ऊपर 375 रुपये पर डे के हिसाब से तो गाँव के अंदर सैलरी होनी चाहिए, और 430 रुपये पर डे के हिसाब से शहरों के अंदर इनकम होनी चाहिए, और वो गिर करके और डाउन हो गई। आप प्योर रिसर्च सेंटर की बात करिए, अजीम प्रेम जी का रिसर्च थी ऊपर वाली, और प्योर रिसर्च सेंटर के हिसाब से देखें तो अगर $2 पर डे के हिसाब से कोई कमाता है तो उसको गरीब नहीं बोला जाएगा, पर $2 से अगर कम है तो ऐसे लोग इंडिया में 75 मिलियन हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गरीबी और बढ़ गई है, और ये सिचुएशन कोविड ने और ज़्यादा एस्केलेट कर दी है। तो एक तरफ तो ग्रोथ रेट है कंट्री की, वो रिड्यूस हो गई, और दूसरी तरफ पुअर्टी जिसको हमने कंटेन किया था 1992 से 2012 के बीच में, वो राइज हो गई। तो बोला इन चीज़ों को हमें टैकल करने की
ज़रूरत है। यहाँ से हमें कुछ सीख करके अब कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अब की लेसन्स क्या है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे कि पुअर्टी एलिविएशन के लिए हमने जो कोई भी काम किया तो उसमें एक तो इंपॉर्टेंट था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रही थी, ठीक है, तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। दूसरा, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब इसमें देखो कि एक तरफ तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि अमीर जो हैं, पैसे वाले हैं, या अपर लेवल के जो लोग भी हैं सोसाइटी में, उन लोगों के ऊपर आपने टैक्स लगाया और उस टैक्स को आपने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गरीबों के बीच में सब्सिडी के तौर पे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप लेबर मार्केट को और ज़्यादा एम्पावर करो ना, जिससे कि वो खुद की स्किल्स को इंप्रूव कर सके लेबर, और साथ में उनके लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। एक ये तरीका होता है। तो सरकार ने ये कोविड के बाद में जो परेशानियां हुई हैं, इसमें ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट है, इसको तो देखो अच्छे से मेंटेन रखा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर जो लेबर रिफॉर्म्स आने चाहिए और साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट होनी चाहिए, वो कमी हो रही है। एक तो इस पर हमें काम करने की जरूरत है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें बूस्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, इनको हम देखो, आज हम ग्लोबलाइजेशन के इरा में जी रहे हैं, तो ऐसे में हम केवल डोमेस्टिक मुद्दों पर ही ध्यान दें, ऐसे तो फिर हम वही बात है कि हमने कुछ चीज़ों को जो हमारे फेवर में लगी उनको तो हमने टैकल किया, बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी तो आपने ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। तो हमें एक्सटर्नल कंडीशंस को भी देखने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड इकोनॉमी क्या परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अभी हमने शुरू में देखा ना कि 3.3% से वर्ल्ड इकोनॉमी 2020-21 में कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो इंडियन इकोनॉमी उसके कंपैरिजन में 7.3% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो ऐसे सिचुएशन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो एडवांस इकोनॉमीज, जो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर अब इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल रही है, और वहां पर अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ेगी, तो देखो इंटरनेशनल मार्केट से वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट करेंगे और उसका फायदा इंडिया को भी हो जाएगा। पर फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है, जो कि चैलेंज क्रिएट कर रही है। नंबर 1 कि एडवांस इकोनॉमीज में अगर ग्रोथ रजिस्टर हो भी रही है ना, तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब प्राइस राइज अगर होगा और वहां पर मार्केट में पैसा बहुत सारा घूम रहा होगा, अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, ग्रोथ तो हो रही है पर इन्फ्लेशन भी राइज हो रही है, तो वहां के सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी को करेंगे टाइट। और मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने का तरीका क्या होता है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट राइज कर देंगे सेंट्रल बैंक, तो वो क्या होगा कि मार्केट से पैसे को एब्जॉर्ब करने का तरीका। और दूसरा कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट आ सकता था या आ सकता है, उस इन्वेस्टमेंट के लग जाएंगे ब्रेक। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट करता बंदा क्यों डेवलपिंग कंट्रीज में आकर के इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वहां पर तो सिक्योरिटी है कम से कम। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट अगर अच्छी खासी मिलने लग गई डेवलप्ड कंट्रीज में, तो इंडिया में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट डाउन गया कि नहीं। तो एक तो क्या हो गया कि ग्रोथ और साथ में इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और उसका असर, उसका रेपरकशन हमें इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एडवांस इकोनॉमीज हैं, वहां पर सरकार के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ चुका है। अब सरकार भी क्या है कि वहां पर, अब जैसे कल की बात बताता हूं मैं, सेनेट जो है यूएसए की, उसने 1 ट्रिलियन से ज्यादा, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का अमाउंट जो है वो क्लियर कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है। अब वो $1 ट्रिलियन आएगा कहां से? या तो वो डेट मोनेटाइजेशन करेंगे, मतलब कि पैसा प्रिंट करवाएंगे अपने सेंट्रल बैंक को बोल करके कि हाँ जी डॉलर्स और ज्यादा प्रिंट करो, या फिर मार्केट में बॉन्ड रिलीज करेंगे और बॉन्ड के बेसिस पे पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ओवरऑल यूएसए में $1 ट्रिलियन अगर इन्वेस्ट करती है सरकार वहां की, तो ऐसे में वो पैसा आएगा कहां से? जो लोग इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, वो लोग वहीं की वहीं रह जाएंगे। इसका घाटा होगा कि नहीं? एक ये चीज हो गया। तो ऐसे में डेट फाइनेंसिंग करना एक ये मुद्दा भी अपने आप में करेंगे वो लोग, पर इंडिया के लिए चैलेंजिंग है। फोर्थ जो है वो ये कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, आप देखो क्रूड ऑयल 100 रुपए लीटर के हिसाब से कितना महंगा चल रहा है। हमारे पेट्रोल डीजल 100 के नीचे अब आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखो बात ऐसी है कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर हमें टैकल करना है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल डोमेस्टिक इश्यूज को देखो, हमें ग्लोबल प्रोस्पेक्ट को भी देखने की ज़रूरत है। साथ में जो ग्रोथ रेट हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्री पैंडेमिक इरा की सिचुएशन को समझना होगा, क्योंकि 2016 के बाद से इंडियन इकोनॉमी, ऐसी बात नहीं है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी।
ठीक है। तो ऐसे में एक सिचुएशन तो हमारे पास में ये है। दूसरी, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या कंट्रोल कर पाए? जब हमारी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पा रही है फिर भी एनपीएस हैं, तो जब हम ग्रो कराने के लिए क्रेडिट फ्लो की बात करते हैं कि हाँ जी उधार दो, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा घूमना चाहिए, तो बोला एनपीएस तो और बढ़ जाएंगे। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी चैलेंजिंग है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन पिछले 1 साल की बात करें तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई जब से ये पैंडेमिक आई है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक या सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो भी अनसर्टेन बना हुआ है, पता नहीं आने वाले टाइम पे और कितनी बुरी सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाती चली जाती हैं चैलेंजेस को, ठीक है। साथ में फिस्कल रिसोर्सेज की कमी है सरकार के पास में, टैक्स ही नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्स आ रहा है। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करती है सरकार, तो आपको पता ही है कि जो काम पहले 15 रुपये में होता था आज उसी के अगर 25 रुपये लगेंगे, तो सरकार अगर 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए भी अगर टैक्स का कलेक्ट करे तो घाटा, फ़ायदा कहाँ हुआ सरकार को? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को जो पैसा मार्केट में फेंकना पड़ेगा उसकी वैल्यू तो डाउन ही हुई है ना। तो ये एक प्रॉब्लम का इशू है। इसके अलावा लेबर या फिर लैंड मार्केट को आज देखो कि इतना कोई आसान नहीं है। रिफॉर्म्स लाने की बात भी कर दी तो चैलेंजेस इतने सारे हैं कि वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो लेबर और लैंड मार्केट को भी बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रोथ को अगर हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं ना, तो उसके लिए एक तो क्या किया जाए कि लार्ज स्केल लो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग कम क्यों? आप टेक्नोलॉजी को कम क्यों बोल रहे हो यहाँ पर? कि जहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी अप्लाई हो जाएगी वहाँ पर क्या हो जाता है, मशीन्स काम करना शुरू कर देती है और फिर लेबर को जॉब ही नहीं मिलेगी। तो बोला लार्ज स्केल मतलब बड़ी साइज़ की लो टेक्नोलॉजी की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आप प्रमोट करोगे तो लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, ठीक है, हर साल। इसके लिए क्या करो, ये सारे चेंजेस ज़मीन में लेबर से संबंधित कानून है, इनमें चेंजेस लेकर के आओ। पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप और बढ़ो, और हमें इस चीज़ को वार फुटिंग पे करना होगा, बहुत ही एग्रेसिव मैनर में करने की ज़रूरत है। और रिफॉर्म्स अगर हम नहीं लेकर के आए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। क्योंकि हमने जब से 1990s के टाइम से रिफॉर्म अडॉप्ट किए हैं तब से हमने 200 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, और अब फिर से 230 मिलियन लोग गरीबी के चंगुल में हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें और ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल में तो यही बताया जा रहा है कि देखो कास्ट सेंसस जो है उसके लिए डिमांड की जा रही है। अभी देखो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, और उस टाइम पर ये बात आई कि ये इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि ओबीसी की लिस्ट को अब स्टेट्स जो हैं वो अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इस चीज़ को देखो अप्रूवल दिया गया। पर सवाल ये है कि ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस की आप बात करते हो तो इसी डिबेट में एक मुद्दा और हाईलाइट होता है जो कि लगातार पिछले लगभग 2 महीने से ये हाईलाइटेड मुद्दा है, वो ये कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, कास्ट वाइज सेंसस कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है। वैसे तो देखो 1931 से लेकर अभी तक, 1931 में कास्ट सेंसस हुई थी, उसके बाद में कोई भी जाति के नाम के ऊपर मतलब जनगणना नहीं हुई है, सेंसस नहीं हुई है। पर वही चीज़ है कि अब फिर से डिमांड की जाने लग गई है। वैसे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, पर उसका डेटा जो है वो प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं किया गया है। तो अभी क्या है कि लगातार डिमांड हो रही है, जो अभी रूलिंग पार्टी के अलाइज हैं उनके द्वारा भी, और अपोजिशन पार्टीज भी, ऐसी बात नहीं है डिमांड नहीं कर रही हैं। पर जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये कहना है, एक तो कांग्रेस हो गई, एक बीजेपी, इनका ये कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर के हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया था या बनाया था, उन मुद्दों को ही अगर हमने डिफाई करना शुरू कर दिया तो हम जो एक यूनिटी लाना चाह रहे हैं इंडिया में, या कास्ट का जो डिवीज़न है उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को फेल कर देगा अगर आप कास्ट बेसिस पे सेंसस कंडक्ट कर दोगे। पर एडिटर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कास्ट बेस पे अगर सेंसस होती है तो आइडिया ये लगेगा कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनकी कितनी पकड़ है कहीं पर भी, कुछ भी मुद्दों पर, या जो भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर, और लोअर कास्ट का क्या वहाँ पर सेंस आ रहा है। तो बोला करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पर इसके फ़ायदे भी बहुत हो सकते हैं। बस बाकी तो देखते हैं देखिए क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो रूलिंग पार्टी ने बिल्कुल मना कर दिया है, मतलब बीजेपी ने मना कर दिया कि अभी तक हम बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम केवल जो भी कास्ट के नाम पर अगर कोई पूछे ना, तो हम एससी और एसटी की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बता सकते हैं। एक एससी में कौन कौन सी कास्ट है या फिर एसटी की कौन कौन सी एक कास्ट है, वो हम नहीं बताने वाले हैं, उसके ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये मुद्दा देखो पूरा का पूरा
एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में है, अब वो डिसाइड करेंगे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो और बाकी एक दो आर्टिकल्स हैं वो आप खुद से देख लेना। एक तो पोक्सो एक्ट से रिलेटेड है कि अभी रिसेंटली एक ऐसा केस आया है वहाँ पे गोवा में, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। गोवा में एक केस आया है जहाँ पर एक ब्राह्मण प्रीस्ट और 2-4 आदमी और उन लोगों ने एक 9 साल की दलित लड़की के साथ में एक तरीके से रेप का केस निकला है और उसका मर्डर हुआ है। तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी हुआ है, ठीक है। बेसिकली खैर ये तो सॉरी मैं बोल रहा था ये तो यूपी का केस है, सेम चीज़ गोवा में भी निकल के आई है एक, ठीक है। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा स्टेटमेंट आता है, ये तो हाथरस वाला केस है ही ना, यहाँ वाला तो, ठीक है, और एक गोवा वाला केस हो गया। बोलो दोनों मुद्दों के अंदर एक चीज़ बोली जा रही है कि फैमिली वालों ने क्यों इन बच्चों को अलाउ किया बाहर निकलने के लिए। तो सवाल ये आ जाता है कि एक तो पोक्सो एक्ट हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसमें बच्चों के खिलाफ में कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ अगर कोई करता है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की इसमें प्रोविजंस है। तो ऐसे में इसमें अभी एक तो अमेंडमेंट ला करके क्या कर दिया गया कि जो कंसेंट है, कंसेंट किस चीज़ के लिए, कि सेक्सुअल कंसेंट, कि कोई भी इंडिविजुअल अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किसी के साथ करना चाहे, ठीक है, तो उसमें उसकी कंसेंट का जो राइट है वो 16 से बढ़ा करके 18 साल कर दिया। पहली चीज़ तो अपनी खुद की फिजिकल बॉडी पे, अपनी खुद की बॉडी पे किसी का राइट वो अब 16 से 18 साल के जो लोग हैं उनके पास में खुद के पास नहीं है, 18 के बाद वालों के पास खुद के पास है, और 18 के नीचे जो भी हैं उनको खुद के राइट नहीं है। तो बोला एक तो ये मुद्दा आप करेक्ट करो कि बोले ये 2 साल के अंदर आप देखो कि कितनी मैच्योरिटी एक इंडिविजुअल में आ जाती है, उनको डिसीजन लेना आता है। और इंटरनेशनल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरीके की फैसिलिटीज़ है, किस तरीके का वहाँ पर रूल्स हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो हमारे यहाँ पर ये कंजर्वेटिव कुछ दिखाई देता है। दूसरा ये कि पेट्रियार्की इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है कि फैमिली वालों को ये कहा जाता है कि भाई आप अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हो। तो सब, और दूसरी तरफ अगर बेटी के साथ में कुछ गड़बड़ होता है, जैसे अभी यहाँ पर हम देखा हाथरस वाला जो रेप केस था वो, तो उस केस में बोला कि इनको आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे, ऐसे स्टेटमेंट दोगे कि माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, तो बोला फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर मेंटेन कर रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पर कास्ट का जो है वो मेन प्रेवलेंस देखने को मिलता है। बाकी देखो फिर बाद में और ज़्यादा टिपिकल चीज़ें बता रहे हैं तो वो आप एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। तो इस डिस्कशन में इतना ही, न्यूज़पेपर मिल जाएगा, बाकी 1-2 आर्टिकल जो बच रहे हैं ना आप एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। थैंक यू।